बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट्स हम कर रहे हैं। कल कहाँ तक पहुँचे थे जी? हेडिंग बनाएं। मेजरमेंट एंड रिकग्निशन, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। क्या हेडिंग बनाई बच्चियों? बातें नहीं, अब आप बड़ी हो गई हैं बेटा। FR2 की बच्चियों से मैं नहीं एक्सपेक्ट करता वो लेक्चर के दौरान बातें करेंगी। लेक्चर नंबर 4 और हमने हेडिंग क्या बनाई है भाई? मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन या रिकग्निशन कहते हैं एक ही बात है, या इनिशियल मेजरमेंट कहते हैं एक ही बात है। अब बेटा जब इंटेंजिबल एसेट को आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से एक्वायर कर लिया, कौन से सोर्सेज से? 5। पहला सेपरेटली, एक्सचेंज, ग्रांट, इंटरनली जनरेटेड और फिर इन 5 सोर्सेज से एसेट आ गया आपके पास और IAS 38 ने उसको रिकॉग्नाइज करने की परमिशन भी दे दी और आपने उसे इनिशियली रिकॉग्नाइज भी कर लिया उसकी कॉस्ट पर। अब जब वो आगे यूज़ होगा तो फिर आप उसको सब्सिक्वेंटली मेजर कर रहे होंगे और इस प्रोसेस में आप उसको अमोर्टाइज करेंगे। क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइजेशन क्या है? वही डेफिनेशन है जो डेप्रिसिएशन की थी। इस पर से ही हटा लें चीज़ें। अमोर्टाइजेशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। होश में रहे। अब ज़रा बात समझिएगा, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। यूज़फुल लाइफ पर हम बात किया करते थे IAS 16 में, उसी यूज़फुल लाइफ पर बात करेंगे कहाँ? IAS 38 में। और है ये क्या? अमोर्टाइजेशन ऑफ, या तो उसकी लाइफ इनडेफिनिट होगी या उसकी लाइफ फाइनाइट होगी। इनडेफिनाइट का मतलब ये नहीं लेना कि उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, ये मतलब नहीं है। इनडेफिनाइट का IAS 38 में मीनिंग ये बनता है कि अभी तक हम उसकी यूज़फुल लाइफ को मेजर नहीं कर सके। लिखें नोट्स में, इनडेफिनाइट का मतलब है, नोट्स में लिखा करें, इनडेफिनाइट का मतलब है कि हम उसकी लाइफ को अभी तक मेजर नहीं कर सके, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू उसे असाइन नहीं कर सके, कोई एब्सोल्यूट फिगर उसे असाइन नहीं कर सके। पेज नंबर कौन सा है? 21 जी, 19 है भाई, 19 है भाई। इनडेफिनाइट का मतलब उसकी यूजफुल लाइफ अभी तक मेजर नहीं हो सकी, कोई वैल्यू कोई फिगर उसे असाइन नहीं कर सके कि तुम्हारी लाइफ इतने साल है या इतने यूनिट्स है। और इधर फाइनाइट का मतलब एक डेफिनेट फिगर हमने उसे असाइन कर दी, ऑल दो है वो एस्टीमेट ही। ओ भाई, यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट है, इसका मतलब यहाँ एस्टीमेट लगाने में कामयाब हो गए और यहाँ अभी एस्टीमेट लगाकर कोई फिगर असाइन करने में कामयाब नहीं हुए। याद रखिएगा, आप कह रहे हैं अमोर्टाइजेशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और यहाँ तो यूजफुल लाइफ की कोई फिगर है ही नहीं, तो फिर यहाँ अमोर्टाइजेशन भी नहीं होगी, जबकि यहाँ अमोर्टाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ होगी। ठीक है, तो फिर इनडेफिनाइट अगर आ गया तो क्या होगा? अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। पीरियड ऑफ बेनिफिट इज नॉट नोन और इधर पीरियड ऑफ बेनिफिट इज नोन। जी लाजिम बात है, एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे इस AC की लाइफ कोई एक्सपर्ट बताएगा ना हमें कि वी आर एक्सपर्ट ऑफ नंबर्स नॉट ऑफ एसेट्स। इसी तरह जो इंटेंजिबल एसेट्स के टेक्निकल लोग होंगे वो बताएंगे कि जनाब अभी मैं इसकी यूज़फुल लाइफ आपको डिटरमिन करके
नहीं दे सकता। जब वो ये एक्सक्यूज़ कर लेगा तो हम कहेंगे इसका मतलब पीरियड ऑफ बेनिफिट नोन नहीं है। जी भाई, नो अमोर्टाइजेशन इज चार्ज, और अगर इधर आ जाएंगे तो अमोर्टाइजेशन चार्ज होगा। अब वो कहता है ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनकी अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हो सकेगी? रीज़न उनकी लाइफ का इनडेफिनाइट होना। ठीक है, वो दो चीज़ें होंगी, एक परचेज गुडविल और एक इंटेंजिबल CWIP का सबको पता है। क्यों? क्योंकि अभी वो वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आया ही नहीं, जब आएगा तो उस वक्त देखेंगे। और वो कहता है परचेज गुडविल को आपने अमोर्टाइज नहीं करना क्योंकि उसकी लाइफ क्या होगी? इनडेफिनाइट होगी। क्यों? बिजनेस क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन के साथ होता है। जब वो गोइंग कंसर्न है तो इसका मतलब गुडविल भी गोइंग कंसर्न है। गुडविल भी एक अनडिफाइंड पीरियड के लिए चलती रहेगी और आपने अमोर्टाइज करना होता है ओवर द यूजफुल लाइफ। तो MCQ आ सकता है, कौन से दो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ इनडेफिनाइट है या जिनको अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता ड्यू टू इनडेफिनाइट लाइफ? एक परचेज गुडविल और दूसरा इंटेंजिबल CWIP। बाकी जितने एसेट्स हैं अगर वो एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज हो गए और उनकी लाइफ फाइनाइट है तो फिर आप ओवर द लाइफ उसे क्या करेंगे? अमोर्टाइजेशन की एंट्री बता दें। ठीक है भाई, ठीक है। नहीं, आप फिर गलत बोल गए ना। हमने IS 38 से पूछा भाई कौन से एसेट्स को कैपिटलाइज करें? उन्होंने कहा भाई सारे एसेट्स को कैपिटलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर 5 एसेट्स इंटरनली जनरेटेड हैं तो उन्हें क्या नहीं कर सकते? कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आप इस गुडविल को समझ रहे हैं, ये वो इंटरनली जनरेटेड है। भाई अगर इंटरनली जनरेटेड होती तो एसेट तो है ही नहीं। इसका मतलब ये एसेट है, लाइफ उसकी इनडेफिनाइट है। इसलिए देखें कौन सी गुडविल है? परचेज। और परचेज गुडविल को इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करने की इजाज़त है, लेकिन अमोर्टाइज करने की इजाज़त और क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी लाइफ इनडेफिनाइट है। क्लियर है? नहीं मेरे भाई, उसने कह दिया इंडेफिनाइट लाइफ सिर्फ किसकी होगी? परचेज गुडविल की, प्यारे भाई। ठीक है, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जिन 5 चीज़ों को वो अलाउ नहीं करता एसेट बनाना है इंटरनली जनरेटेड को, उसको इसके साथ लिंक मत करें। वो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है और ये एक अलहदा कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो जो 5 बाय कर सकता है उसमें से 4 जो है वो क्या होंगे? अमोर्टाइज होंगे। कौन अमोर्टाइज नहीं होगा? सिर्फ परचेज गुडविल। ठीक है भाई। अब कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था इधर से कि सर अगर रीन्यूअल ऑप्शन हो, कौन सा ऑप्शन हो? एक तो बात ये याद रखिएगा, रीन्यूअल ऑप्शन का ताल्लुक इंटरनली जनरेटेड एसेट से हो नहीं सकता। इसका ताल्लुक हमेशा किससे होगा? परचेज इंटेंजिबल से। कौन से? परचेज इंटेंजिबल से। क्योंकि रीन्यूअल के लिए 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है और जो आप इंटरनली जनरेट करते हैं वो आप किसी से नहीं लेते, वो आपका इन हाउस बिल्डअप होता है। वो क्या होता है? आपका इन हाउस बिल्डअप। मसलन आपने कोई फार्मूला डिराइव कर लिया, आपने कोई सॉफ्टवेयर डिराइव किया, आपने कोई रेसिपी डिराइव की, अब ये सारी इंटरनली जनरेटेड है। इसमें किसी थर्ड पार्टी से आपको कोई रिन्यूअल लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बताने लगा मेरी जान, अमोर्टाइजेशन इज चार्ज विदाउट रिन्यूअल ऑप्शन, विद रिन्यूअल ऑप्शन। आपने एक लाइसेंस लिया, फिशिंग लाइसेंस ले लिया, वेपन लाइसेंस ले लिया, कोरोना की मेडिसिन को बनाने का आपने लाइसेंस ले लिया। अब ये लाइसेंस आपको गवर्नमेंट आमतौर पे असाइन करती है या उसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी, और उसके साथ आपका पीरियड डिसाइड होता है कि इतने पीरियड के लिए आप इस राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब उसने आपको राइट दिया तो 2 तरह के राइट दिए जाएंगे। एक राइट क्या दिया जाएगा कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आप इसे क्या करवा सकते हैं? रीन्यू करवा सकते हैं, यानी मजीद राइट एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इधर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। एक तरफ एक्सटेंड करने का
ऑप्शन है और दूसरी तरफ एक्सटेंड करने का ऑप्शन नहीं है। जहां एक्सटेंड करने का ऑप्शन होता है वहां याद रखिएगा मजीद स्वीटनर मांगा जाता है। क्या कहा मैंने? जहां रिन्यूअल ऑप्शन होगा वहां मजीद आपसे स्वीटनर मांगा जाएगा। स्वीटनर मीन उसकी इनकम आपकी कॉस्ट, और उसे कौन सी कॉस्ट कहेंगे? रिन्यूअल कॉस्ट कहेंगे। तो रिन्यूअल कॉस्ट से राइट एक्सटेंड हो जाता है, रिन्यूअल कॉस्ट से राइट एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये मत समझिएगा कि रिन्यूअल ऑप्शन दिया जा रहा है तो कॉस्ट नहीं ली जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, रिन्यूअल का ऑप्शन हो लेकिन साथ गवर्नमेंट आपसे कोई कॉस्ट ना ले रही हो, उसके लिए वो फिर साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट होगा तो इसका मतलब रिन्यू मैं करवा सकता हूँ और मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे, ये वो एरियाज होंगे जहां का बिजनेस के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही होगी? इंसेंटिव दे रही होगी कि यार इस सेक्टर को प्रमोट करना है। अगर हमने कोई कॉस्ट असाइन की तो ये रिन्यूअल नहीं करवाएंगे, तो क्यों ना इनको फ्री ऑफ चार्ज रिन्यूअल ऑप्शन दे दिया जाए। लेकिन ये सेपरेट चीज़ है। अभी आपने ये समझना है जहां रिन्यूअल ऑप्शन होगा वहां रिन्यूअल कॉस्ट होगी। अब रिन्यूअल कॉस्ट दो तरह की होगी, या मिनिमल होगी या कंसिडरेबल होगी। क्या कहा? या मिनिमल, ये स्टैंडर्ड के वर्ड बोलता हूं मैं, या मिनिमल होगी या कंसिडरेबल होगी। क्या होगी? या मिनिमल होगी या, याद रखना ऑप्शन दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट डेट पर, ऑप्शन दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट डेट पर, और उसको एक्सरसाइज करने की ऑप्शन होती है फ्यूचर डेट पर। ऑप्शन दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट डेट पर, उसको एक्सरसाइज करने की ऑप्शन होगी फ्यूचर डेट पर। आज मैंने कोई राइट लिया, कोई लाइसेंस लिया, तो उसकी एक यूजफुल या लीगल लाइफ होगी। उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा मिस्टर अंसारी 5 साल के बाद अगर आप जाएं तो 3 साल के लिए मजीद क्या करवा सकते हैं? रिन्यूअल करवा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा यार 3 साल के लिए, हाँ लेकिन आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो जो पैसे देने पड़ेंगे या वो मिनिमल होंगे या वो, अगर मिनिमल हुए, नहीं कम तो है, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है, मिनिमल मीन कम होता है, इतनी आती है इतनी सी जी, और कंसिडरेबल मीन जो हमें कुछ सोचने पे मजबूर करे। अब आप मुझे बताएं, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर रिन्यूअल ऑप्शन में कॉस्ट मिनिमल लिखी हुई है तो बीइंग अ बिजनेसमैन आपकी सोच क्या जाएगी? करनी चाहिए। और अगर कंसिडरेबल होगी सोचेंगे। वेरी गुड पॉइंट, ये नहीं कि नहीं करेंगे, वेरी गुड पॉइंट कि सोचेंगे। इसलिए जहां मुफ्त की चीज हो वहां हम कहते हैं भाईजान हम एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, और जहां हमें पता हो यार जाके देने पड़ेंगे कुछ पैसे, तो वहां क्या कहेंगे? सोचेंगे। आपका कोई दोस्त कहे यार आज इफ्तारी मेरी तरफ कर ली, यार घर वाले गए हुए हैं तो आज इफ्तारी तो मेरी तरफ करी, काफी चीजें हैं और आना भी तूने बाइक पे नहीं है, मैं खुद तुझे पिक एंड ड्रॉप भी दूंगा, बस तू 50 रुपए का इसमें पेट्रोल डलवा दी, ठीक है। अब बताएं जी रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है। हर अंधा भी कहेगा भाई बता रास्ता किधर है। और अगर कंसिडरेबल हुई तो फिर सोचेंगे, फिर उस वक्त देखेंगे कि यार जाना फायदेमंद है या नुकसानदेह, ठीक है। तो मिनिमल कॉस्ट होगी तो एट द कॉन्ट्रैक्ट डेट ही रीजनेबल अश्योरेंस होगी कि मैं इस राइट को एक्सरसाइज करूंगा, और अगर कंसिडरेबल कॉस्ट होगी तो मैं उस डेट का वेट करूंगा जो एक्सरसाइज डेट है, उस दिन जाकर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा। उस वक्त अगर वो कंसिडरेबल कॉस्ट देना मेरे बिजनेस के लिए फ्रूटफुल है तो फिर मैं वो रिन्यूअल करूंगा, अदरवाइज मैं वो रिन्यूअल नहीं करूंगा। अमोर्टाइजेशन इज चार्ज्ड विदाउट रिन्यूअल ऑप्शन, विद रिन्यूअल ऑप्शन। विदाउट में वेरी सिंपल केस है, शॉर्टर ऑफ। अमोर्टाइजेशन का फार्मूला बता दें, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का कॉस्ट ओवर लाइफ, वेरी सिंपल, याद करें इंट्रो, आसान तरीन फार्मूला क्वेश्चन साइलेंट होने पर कॉस्ट ओवर लाइफ होता है। कॉस्ट ओवर इंटेंजिबल एसेट में अगर आपने ये राइट किसी से लिया हुआ है
तो वो आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो राइट देगा। वो जो लिमिटेड पीरियड के लिए प्रोवाइडर राइट देता है उसे कहते हैं लीगल लाइफ। क्या कहते हैं? और ये एसेट जो है जितने भी टाइम के लिए ओवरऑल इस्तेमाल हो सकता है, जो आपने माइंड में बनाया हुआ है, उसे कहते हैं यूजफुल लाइफ। उसे क्या कहते हैं? और हम कभी भी यूजफुल लाइफ इंजॉय नहीं कर सकते अगर लीगल लाइफ उससे कम है, क्योंकि उस पॉइंट के बाद वो अपना एसेट उठाकर ले जाएगा। क्लियर? इसलिए इकोनॉमिक लाइफ हमेशा ज्यादा होती है, यूजफुल लाइफ कम होती है। इकोनॉमिक लाइफ कभी यूजफुल लाइफ से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा यूजफुल लाइफ जो है वो डिसीजन पॉइंट नहीं है। दूसरा कंपैरिजन किससे होगा? लीगल लाइफ से। और दोनों में से आप किसे इंजॉय कर सकते हैं? शॉर्टर को कर सकते हैं, क्योंकि अगर लीगल शॉर्ट हुआ तो वो लीगल टाइम के बाद अपना एसेट उठाकर ले जाएगा। अच्छा, यूजफुल लाइफ अगर शॉर्ट हुई तो इसका मतलब है लीगल राइट में वो जो एक्स्ट्रा ईयर्स हैं वो आपके लिए कोई वैल्यू, क्योंकि इस एसेट का पोटेंशियल ही खत्म हो जाएगा। तो फिर लॉजिकली देखें या एज पर रूल देखें, दोनों केसेस में शॉर्टर पे ही जाना है। शॉर्टर ऑफ टू कौन सी दो चीजें? लीगल लाइफ और दोनों में से जो कम होगा, भाई मेरी रिकॉर्डिंग ना खराब किया करें, मेरी रिक्वेस्ट है, थैंक यू वेरी मच। लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज शॉर्टर। कौन बता रहा है? IS 38। कौन से केस में? विदाउट रिन्यूअल। आपने जो एक दफा किया वही फाइनल है, उसमें कोई एडिशनल पॉइंट नहीं लिखा हुआ, व्हाट इफ नहीं है, यू कैन डू दिस नहीं है, यू मे एक्सरसाइज योर राइट नहीं है। क्लियर कट एक लाइन लिखी भी है, भाई इतनी कॉस्ट दो, इतने अरसे के लिए राइट ले लो। अब आपको नजर आ रहा हो मुझे बेनिफिट ज्यादा सालों के लिए मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लीगली बाउंड हैं कि उस एसेट को उस डेट की एक्सपायरी पर वापस कर दिया जाए। यहां आपको पड़ेगा, मैं आपको इजीएस्ट वे में स्टैंडर्ड इंशाल्लाह बता दूंगा, अल्लाह ने चाहा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रिन्यूअल कॉस्ट इज मिनिमल। हर नैले से नैला बिजनेसमैन भी कहेगा कि यार अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है, अच्छा मिनिमल को IS 38 ने डिफाइन नहीं किया। अगर वो कह देता यार ओरिजिनल कॉस्ट का 10% मिनिमल है, बाकी ऊपर हुआ तो कंसिडरेबल है, तो लाइफ सारे स्टूडेंट्स की आसान हो जाती। लेकिन ये स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाए जाते, ये स्टैंडर्ड किसके लिए बनाए जाते हैं? बिजनेसेस के लिए। अब अभी आपने पिछले दिनों सुना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 10 जो मेन पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनके साथ मुलाकात की। अब उन सारों को वो एक मीटिंग में सेटिस्फाई नहीं कर सके होंगे। ऐसे ही IS भी जब स्टैंडर्ड बनाता है तो पूरी दुनिया के बिजनेसेस को उसने देखना होता है। तो कई जगह स्टैंडर्ड आपका जहन कहता है ऐसे कर देता तो लाइफ आसान हो जाती, तो स्टैंडर्ड कहता है, IS भी कहते हैं भाई जब मैदान में आओ ना फिर पता चलता है। जैसे हम स्टेडियम में या टीवी पे बैठे में तो क्या कहते हैं, हर बॉल छक्के की अगर पाकिस्तान खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, और अगर बॉलिंग कर रहा है तो हर बॉल आउट की है। तो भाई वो कहते हैं अंदर आओ तो पता चले कि तुम्हारी बॉल कितने ठप्पे खा के पहुंचेगी। ठीक है भाई जान। इसलिए रिन्यूअल कॉस्ट अगर मिनिमल है तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हमें रीजनेबल अश्योरेंस होती है कि हम ये रिन्यूअल ज़रूर लेंगे। अब आपका पॉइंट ये आएगा सर वो रिन्यूअल कॉस्ट होती ही कितनी है? एक तो ओरिजिनल कॉस्ट होती है और एक रिन्यूअल कॉस्ट होगी। सुन लीजिएगा, एक 2 साल का बच्चा हो, उसके सामने चॉकलेट रख दें, एक इतने साइज की और एक जंबो साइज की, वो किसको पकड़ेगा? जंबो साइज को पकड़ेगा, दोनों को नहीं पकड़ेगा। अक्लमंद हो गए आज के बच्चे, वो हमारे ज़माने में दोनों को पकड़ा करते थे। अब तो उसके सामने नोट रखो 20 का और 5000 का, उसे पता है वो 5000 का ही पकड़ेगा। भाई बच्चे बड़े सियाने हो गए। देखो ना बच्चे सियाने हैं तो उन्होंने इसी एज में अब ये क्या, रिन्यूअल कॉस्ट इज मिनिमल। बता मैं ये रहा था कि ये 2 एक्सट्रीम्स होंगी। ये क्या होंगी? 2 एक्सट्रीम्स होंगी। 2 एक्सट्रीम्स का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट यहां खड़ी होगी और मिनिमल कॉस्ट यहां खड़ी होगी, और देखकर ही लग जाएगा ओए होए होए ये तो फ्री में दे रहा है यार, ये तो
जब मुंह से बेध्यानी में स्पॉन्टेनियसली अनकॉन्शियसली ये निकले, ओ यार ये तो फ्री में दे रहा है, तो इसका मतलब आप रिन्यूअल जरूर लेंगे, आप रिन्यूअल, क्योंकि कॉस्ट क्या होगी, मिनिमल होगी। तो ये परेशान ना होना यार अगर करीब हुआ तो अंसारी कोई टिप देना, यार अगर करीब हुआ तो क्या करेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ क्या होगा, बहुत दूर होगा। अल्लाह भला करे आई कैब वालों का भी। इसमें कम से कम आई कैब के एग्जामिनर ने कोई बोंगी, नाराज नहीं होने, एग्जामिनर मजाक कर रहा होता हूँ, कभी आप माइंड कर जाए। मतलब कोई पास पेपर ऐसा नहीं है जिसमें मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो सोए पड़े हैं इन्हें ये देखना पड़े कि यार ये मिनिमल है, या इवन इनकी आधी आंख बंद हुई और आधी आंख खुली हुई तो फिर भी ये जज कर जाएंगे कि यार ये रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के सामने मिनिमल है, कुछ नहीं है। तो इस पर कोई डिबेट ना कीजिएगा, जब क्वेश्चन नजर आएगा आप खुद कह दोगे वाकई मिनिमल है। अगर मिनिमल है तो दूसरी तरफ क्या है, कंसिडरेबल है। अब मिनिमल में क्या होगा, लीगल लाइफ चेंज हो जाएगी। पहले उसने कितने साल अलाउ किए, अज्यूम करो 5 साल, और रिन्यूअल में कितने दिए, 2 साल, टोटल हुए। अब 7 साल को कंपेयर करूंगा किससे, यूजफुल लाइफ से। वो क्वेश्चन में गिवन होगी विच एवर इज, रूल वही है, लीगल लाइफ वर्सेस। तो फिर रिन्यूअल ऑप्शन किसे चेंज करवा देगा, लीगल लाइफ को क्या कर देगा, ओरिजिनल लीगल लाइफ प्लस रिन्यूअल लाइफ। अब यहां से जो लीगल लाइफ आएगी उसे किससे कंपेयर करूंगा, क्वेश्चन में गिवन यूजफुल लाइफ से, विच एवर इज शॉर्टर, विच एवर इज। हाँ, रिन्यूअल कॉस्ट अगर कंसिडरेबल हुई तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं रीजनेबल अश्योरेंस कैरी नहीं करूंगा कि यार मैं रिन्यूअल करवाऊंगा। जैसे नदीम ने कहा क्या करेंगे, सोचेंगे। तो भाई जब सोचेंगे तो वो तो 4 साल 5 साल गुजरने के बाद होगा, और अमोर्टाइजेशन शुरू करनी है इसी साल से। इसलिए फिर आप लीगल लाइफ क्या ले लेंगे, वही जो क्वेश्चन में ओरिजिनल लाइफ है उसे कंपेयर करेंगे यूजफुल लाइफ से, विच एवर इज शॉर्टर, विच एवर इज शॉर्टर। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछें, मैंने इसकी एग्जांपल करवानी है जी। एट द टाइम ऑफ परचेज होगा, और एक्सरसाइज करेंगे जब उसकी ओरिजिनल एक्सपायरी खत्म हो रही होगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल पे आ जाए। ये ले भाई, रिन्यूअल कॉस्ट कब कंसीडर करूंगा, ऑन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डेट, विल नॉट रिकॉर्ड, क्योंकि अभी सिर्फ हमारी नजर के सामने कॉस्ट आएगी, लेकिन हमने ये पे कब करनी होगी, ये तो फ्यूचर में पे करनी होगी। तो आज सिर्फ इसकी बेस पर हम अपनी अमोर्टाइजेशन की लाइफ डिसाइड करेंगे। बात को समझे, आज हम खड़े होकर इस रिन्यूअल कॉस्ट से सिर्फ क्या डिसाइड करेंगे, अमोर्टाइजेशन के लिए यूजफुल लाइफ, क्योंकि ये कॉस्ट इनकर कब होनी है, फ्यूचर में। जब इनकर होगी तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, ऑन द ऑप्शन एक्सरसाइज डेट। अब ध्यान से सुनिएगा, इफ रिन्यूड, इफ नॉट रिन्यूड, या तो रिन्यू करवाऊंगा या रिन्यू, ये मुझे पता है मिनिमल हुआ तो रिन्यू करवा लूंगा, और अगर कंसिडरेबल हुआ तो उस वक्त डिसाइड करूंगा कि रिन्यूअल करवानी है या। अच्छा, ये हो सकता है कि आज मैं कहूँ रीजनेबल एश्योरेंस है मैं रिन्यू करवाऊंगा, और आगे जाकर मैं कहूँ नहीं यार मैं नहीं करवा रहा, अबंडन कर दूं। पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसको कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। सुनिए, सुनते जाएं, सुनते जाएं। अमोर्टाइजेशन का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ओवर। कॉस्ट हमेशा हकीकत होती थी, इंट्रो याद करें, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट है, एस्टीमेट ओवर द लाइफ चेंज हो सकता है, और फिर जब उसकी एप्लीकेशन होती है तो प्रोस्पेक्टिवली होती है। याद करें FR1, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी रेट्रोस्पेक्टिवली, करेक्शन ऑफ एरर होगी रेट्रोस्पेक्टिवली, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होगा प्रोस्पेक्टिवली। क्लियर भाई, MCQ आ सकता है तो आप कहेंगे ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होगा और इसकी एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिवली होगी। अब सुन ले भाई, इफ नॉट रिन्यूड, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, हम क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिन्यूअल कॉस्ट रिकॉर्ड
ना कुछ गया ना रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अगर रीन्यू किया तो 2 पॉइंट है, इफ एट कंसिडरेबल कॉस्ट, इफ एट मिनिमल कॉस्ट। नॉमिनल नहीं कहना, क्या कहना है? मिनिमल कॉस्ट। अब वो कहता है कि भाई अगर हो कंसिडरेबल कॉस्ट तो एसेट बना देना, और अगर हो मिनिमल कॉस्ट तो एक्सपेंस बना देना। क्या रूल बना? कंसिडरेबल हो तो मिनिमल हो तो। आप नोट करें, मैंने पूरी बुक भी आपको इसी तरह लिख के दी हुई है ताकि दोबारा कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत ना हो। हम सिर्फ अपनी ये स्लाइड देखा करेंगे, ये फ्लो चार्ट्स देखा करेंगे। पास पेपर कोई भी उठाएंगे इंशाल्लाह सॉल्व होगा। 2-3 पास पेपर करने के बाद ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे आ चुकी होंगी। फिर जब टेस्ट करेंगे तो उस वक्त आप बुक नहीं खोलेंगे। स्टैंडर्ड लेकर आइएगा, आपको ज़रूरत हो आप स्टैंडर्ड ओपन करें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं FR2 में इस तरीके से पढ़ाऊँ कि पेपर वाले दिन बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड के पेजेस ना ढूंढ रहा हो। हाँ, 2-3 जगह पे मैं खुद कहूँगा कि खोल लेना, जैसे रिसर्च फेज़ की एग्जांपल देखनी हो ओपन कर लेना, डेवलपमेंट फेज़ की एग्जांपल्स देख ली हो ओपन कर लेना, क्योंकि वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट नहीं है, वो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, एंड वी आर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग नॉट इन साइंस। ठीक है, लेकिन ये रूल्स इंशाल्लाह हम टिप्स पे ले आएंगे। अब रूल क्या हुआ? अगर कंसिडरेबल कॉस्ट पे की कैपिटलाइज कर दूंगा, और अगर मिनिमल कॉस्ट पे की, अच्छा, इस कॉस्ट की बेस पर अमोर्टाइजेशन ने तो शुरू होना था 4 साल पहले। 4 साल पहले मुझे ये ऑप्शन सामने आ चुका था। अगर मिनिमल है तो 4 साल पहले मेरे पास रीजनेबल एश्योरेंस थी, मैं रीन्यू करूंगा, इसलिए मैंने लीगल लाइफ में चेंज कर दिया था। और अगर कंसिडरेबल थी तो मैंने क्या कहा था? सोचूंगा तो मैंने ओरिजिनल लाइफ को चेंज नहीं किया था। आप जी, ओरिजिनल लाइफ से मुराद ओरिजिनल लीगल लाइफ बेटा। जी भाई, कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए। भाई क्या कर रहा है तू अपने साथ? R2 में बड़ा ख़तरनाक मामला कर रहा है। पहले उमैर कर रहा था, अब आप कर रहे हो। समझा सकता हूँ मेरे बच्चों, बहुत क्रूशल पेपर है। पहले 4 में FR1 क्रूशल है, अगले 4 में FR2 क्रूशल है। ये मार्केट में एक र्यूमर है कि भाई पहली अटैम्प्ट में नहीं होता, और आपने इस र्यूमर को तोड़ना है इंशाल्लाह के साथ। पहली अटैम्प्ट में अल्लाह का शुक्र पास हो गया था। तो इसी तरीके से तैयारी करें, हमारे पास एक ही अटैम्प्ट है। सॉल्व करें, शाबाश। बुक पे कोई पेज वेज रख लीजिएगा, कैलकुलेटर रख लीजिएगा, ताकि सॉल्यूशन आपके सामने ना हो और आप क्रिएटिव रहें। रजिस्टर पे प्रॉपर सॉल्व करना है। ये इंट्रो के MCQs नहीं है, FR2 का पेपर है भाई। नून लीग भाई कितने दिनों के बाद आए हो? तो फिर अल्लाह के बंदे ऑनलाइन लिया था। शुरू करो। अ कंपनी परचेज द लाइसेंस। अब लाइसेंस जो है वो एक सर्टन पीरियड के लिए होता है, इनडेफिनाइट नहीं होता। ऑन 1/1/19 कॉस्टिंग 2 लाख। लीगल लाइफ इज ग्रांटेड 10 ईयर्स, वेयर एज यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन इज, यानी लाइसेंस में 12 साल का पोटेंशियल है, लेकिन निगरान हुकूमत ने हमें कितने साल के लिए दिया? इसका मतलब 2 साल के लिए ज़रूर कोई फ्यूचर में आएगा
और वो इसको क्या कर सकेगा, इस्तेमाल कर सकेगा। हमें उसने कोई रीन्यूअल ऑप्शन नहीं दिया। जब नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है 19 और 20 का। क्वेश्चन साइलेंट हो तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का सिंपल फार्मूला कॉस्ट ओवर, ये था FR1 में। यहाँ IS 38 ने कहा कि भाई लाइसेंस क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ लिंक करके हैं, इसलिए यूजफुल लाइफ नहीं लेनी, लीगल लाइफ वर्सेस विच एवर इज। अब ये है 10, ये है 12, किसे लूँ? 10 को कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना बना? 20,000। ये 20,000 क्या है? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्या है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए अगले साल भी, और एंट्री क्या होगी? हाँ, और अगर दूसरी एंट्री पास करूं जो FR1 में किया करते थे, शाबाश, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल एसेट। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का जी मेरे दोस्तों। सुन लीजिएगा, इंट्रो कॉन्सेप्ट का नाम है FR1, प्रैक्टिस का नाम है R2, रिटेंशन का नाम है R2। किसका नाम है? R2 FR1 से आसान है, अल्लाह के फजल से, ईमानदारी से बता रहा हूँ। फर्क क्या है? R2 में रूल्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, इसलिए R2 जो रोज के रोज करता रहेगा, वीकली टेस्ट देता रहेगा, उसके रूल्स उसकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आज पढ़ते हुए यही लगेगा यार R2 मुझे सारा आता है, लेकिन जब मैं मंडे में टेस्ट लूंगा और इंटेंजिबल के सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर मेजॉरिटी बोल्ड हो जाएगी। उसकी रीजन क्या होगी? रोज का काम रोज नहीं कर रहे। तो R2 में आपको, आप ये कहेंगे यार मुझे टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये मैं अल्लाह के फजल से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पेपर वाले दिन आपको चीज़ें इंटीग्रेट करनी नहीं आएंगी, ये मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी के साथ होगा। उसकी रीज़न बहुत ज़्यादा रूल्स की ब्रेकअप है, बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। R1 में इतने रूल्स नहीं थे, R2 में बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। क्यों? R1 में अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग दोनों थे, जबकि R2 में 90% से ज़्यादा रिपोर्टिंग है, सिर्फ 5-7% अकाउंटिंग है। और रिपोर्टिंग है ही क्या? रूल्स का नाम। रिपोर्टिंग किसका नाम है? रूल्स का नाम है भाई। आगे आ जी, नेक्स्ट 20 कर दीजिए मुझे। नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़े ना। कोई दिल में एकदम सी खुशी का एहसास, कोई दिल चाह रहा हो यार शाउट करना चाहिए, ओए ये तो वंडी की चीज़ मिल रही है, कुछ ऐसा दिल में ख्याल आया? 27वीं की रात को मिठाई मिलेगी फ्री की, जैसे लोग जो हैं 2-2 जगह खड़े हुए होंगे, मुझे भी याद रखना जी भाई। सुनो, कंपनी ने परचेज किया लाइसेंस 16 साल के लिए, कितने पैसों में? 3 लाख। 3 लाख कह दो, 80 रुपये ऊपर का छोटा है, ठीक है। कितना हो गया? 3 लाख ऑन एक लाइसेंस देने वाले ने कहा भाई रीन्यू करवा सकते हो फर्दर 6 साल के लिए, सिर्फ क्या देके? 1000 देके। बोलो जी, मिनिमल है? आज ही दिल कह रहा है कि सर काश ये 16 साल बाद में हो, ये 6 साल, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहले ये इस्तेमाल करोगे फिर ये इस्तेमाल होगा। कभी कहो यार ये 16 3 लाख पे छोड़ दे, 6 1000 पे दे दे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ये है, ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो सकता। अब बताएं जी, कॉन्ट्रैक्ट डेट पर रीजनेबल एश्योरेंस है कि मैं रीन्यू करवाऊंगा? अब जब मैं पहले साल अमोर्टाइजेशन शुरू करूंगा तो 16 साल लीगल लाइफ लूं या 22 साल लीगल लाइफ? 22 साल लीगल लाइफ ले। ऑल दो इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, अगर होती तो 22 साल को किससे कंपेयर करता? यूजफुल लाइफ से, विच एवर इज शॉर्टर। जब वो नहीं है तो सिंपल इन दोनों को लूंगा और दूसरी फिगर को अज्यूम करूंगा कि वो मौजूद नहीं है, इस साल से क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा। अब यहां बच्चा गलती क्या करता है, जब वो 16 में 6 ऐड करता है तो वो पागल 3,80,000 में 1000 भी, ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसने कब इनकर होना है? इसने 16 साल के बाद इनकर होना है। आज इसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
और अमोर्टाइजेशन तो एक एस्टीमेट का नाम है, और एस्टीमेट के लिए आप नीचे डिनोमिनेटर कितने पे लेके चलेंगे? बोले 16 और 6 22 पे। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इसकी एंट्री अभी करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। अभी तो मैं कहाँ हूं? 20 और ये तकरीबन 16 साल कितने बना? 36 बना ना, तकरीबन 35 या 36 बस जो साल होगा उसमें जाके ये कहीं इनकर होगा, 2035 या 2036। समझ आ गई बेटा? अब जरा अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर दो। सबको करने दें प्लीज, सबको करने दें प्लीज। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि लास्ट टाइम भी डाटा मेरा जो है वो अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गया था, उसको रिट्रीव तो नहीं हो सका, लेकिन उसको दोबारा बनाकर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पूरी बुकलेट भी हम दे देंगे। इवन मेरी कॉस्ट की बुक जो तकरीबन 15-16 साल में प्रिंट करवाता रहा, उसकी भी सॉफ्ट जो फॉर्म थी वो मेरी गायब हो गई थी। अब दोबारा, क्योंकि मैंने कॉस्ट अगले सेशन से देखना है पढ़ाना, उसको भी मैं दोबारा से रिट्रीव कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें आपका कहीं नुकसान नहीं होगा। आपको हर चीज़ इंशाल्लाह बिफोर डेट लेक्चर जो है अवेलेबल हुआ करेगी इंशाल्लाह। इसमें अगर कहीं कंपोजिंग एरर आएगी ना, तो आपने हाँ हूँ नहीं करना, मैं एक दिन पहले ही उसको प्रूफ रीड कर लेता हूँ। अगर कोई गलती प्रूफ रीडिंग में आती है तो मैं क्लास में आपको बता दिया करूँगा, ठीक है? परेशान नहीं होना। जी भाई, अमोर्टाइजेशन कितनी आई? 3 लाख। माशाल्लाह 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 या हबीबी, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 16 जमा 6, क्या आंसर आया? 1364 बस। और हर साल क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर ईयर आ रही है, ठीक है? उसने 20-21 का पूछा था, दोनों साल बना के दे दीजिएगा। यहाँ तक ओके है? अच्छा, अब अभी तक बेटा प्लीज़, अभी तक हमने एस्टीमेट लगाना शुरू किया है। अब हम देखेंगे कि रीन्यूअल डेट पर जाकर अगर हमने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज ना किया तो क्या रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अब हेडिंग बनाएं, एंट्रीज इंक्लूडिंग एक्सरसाइज डेट, अकाउंटिंग एंट्रीज इंक्लूडिंग, बोले एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज डेट को भी इंक्लूड करेंगे और अपनी कैलकुलेशंस को आगे लेकर चलेंगे। बेटा बातें नहीं प्लीज़, प्लीज़ बातें नहीं प्लीज़। समझा करेंगे पूरे दिन में बाकी तो खाने पीने और गुनाहों से बचने का रोज़ा है, लेकिन 7 से 9 चुप रहने का भी रोज़ा है, ठीक है? हाँ जी भाई, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। बातें नहीं प्लीज़।
आंसर पे कॉपी रखें, आंसर पे कॉपी रखें, रजिस्टर रखें, कैलकुलेटर रखें, कुछ भी रखें। साइलेंट साइलेंट, बुरी बात। ओए बच्चियों, बुरी बात। हाँ जी, लग रहा है मंडी की चीज़ है। नहीं जी, हाँ भाई, लाख का ओरिजिनल खरीदा है, 60,000 मांग रहा है भाई। सोचेंगे भाई, जब सोचेंगे तो बताएं अमोर्टाइजेशन कितने सालों पे शुरू करेंगे? 4 साल पे शुरू करेंगे। 4 साल पे अमोर्टाइज कर दें, इसको रिकग्नाइज कर लें, वेट करें। 1/1/13 को उसने ये देखें रीन्यू करवा लिया है। आप 31/12/12 तक चले जाएं, फिर मैं आपको 1/1/13 को ज्वाइन करूंगा। 31/12/12 तक चले जाएं एंट्रीज पास करते हुए। जल्दी से एंट्रीज पास करें, सारी एंट्रीज पास करनी है। भाई साहब, आपने एंट्री नहीं पास की, कर लें सर, अपने तरीके से ना चलें सर, मेहरबानी आपकी। कई आए कई गए जो अपने तरीके से आए भी और फिर दोबारा आ गए, ठीक है। हाँ, इसलिए प्लीज़ आपने मेरा तरीका अपनाना है, इंशाल्लाह उसी में खैर होगी, अल्लाह ने चाहा तो। यार लेडी पुलिस मंगवा, बच्चियाँ नहीं चुप हो रही हैं। लेडी कांस्टेबल मंगवा ले यार, मिस आयशा को बुला। इसे आज तरावियों में लेके जाना, बेचारे को छोड़ दिया था अल्लाह पाक ने, बड़ों को बंद कर दिया था, छोटों को छोड़ दिया था। आज लेके जाने से तरावियों में पकड़वा के आना। चलो भाई, अंसारी एंड कंपनी परचेज अ लाइसेंस फॉर 4 years ऑन 1/1/9 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। एंट्री बताएं भाई। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, इंटेंजिबल एसेट, नाम क्या है इंटेंजिबल एसेट का? लाइसेंस। और बैंक क्रेडिट कितने से? 1 लाख से, 1 लाख से। ये कब किया हमने? 1/1/9 को। फिर 31/12/9, फ्रैक्शन तो नहीं लगेगी ना, पूरा साल है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और बैंक क्रेडिट, सॉरी, accumulated amortization credit, accumulated amortization credit। जी भाई, 1 लाख और लाइफ कितनी थी? 4 साल। और अगर यूजफुल लाइफ होती तो उससे कंपेयर करते विच एवर इज शॉर्टर, कितना बना? 25,000। नाराज ना हो तो अगले 4 साल सेम लिख दो। नाराज हो गए, चले राजी हो जाए। ये रिंग टोन है या बाहर वाकई परिंदा है? अच्छा बेटा, वो भी नाराज हो गया। ओके हो गया। रिन्यूअल कब करवाया? 1/1/13 को।
अभी मैंने आपको रीड करवाया, रूल बताया, रीन्यूअल अगर कंसिडरेबल अमाउंट से हो तो कैपिटलाइज करते हैं या एक्सपेंस आउट? कैपिटलाइज करते हैं तो एंट्री क्या पास करूंगा? इंटेंजिबल एसेट लाइसेंस के नाम से डेबिट, और पैसे तो आपने दिए ही हैं तो बैंक हो गया कितने से? 60,000 से। ओके हो गया। अब ये रिन्यूअल कितने टाइम के लिए हुआ? 2 साल के लिए। तो 31/12/13 को क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट हो जाएगी। कितने से जी? 60,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना बना? 30,000। और 31/12/14 को भी एंट्री सेम होगी। ये कब है? जब कंसिडरेबल कॉस्ट दी है रीन्यूअल के लिए। कंपोजिंग एरर है, ज़रा ठीक कर लीजिए। पेज 21 पे 1/1/13 के नीचे 31/12/9 लिखा हुआ है, उसे 31/12/13 कर लें और फिर 31/12/14 कर लें। अहमद भाई आप भी कर दीजिएगा। पहली रीन्यूअल के बाद जो अमोर्टाइजेशन है वो 31/12/13 को है, तो 9 की जगह 13 कर लें और फिर 9 लिखा हुआ है उसको 14 कर लीजिए। जी किस में? इस 1 लाख में। सुन लें भाई, सवाल भाई का है कि ये जो आपने कैपिटलाइज किया है इसको यहाँ क्यों नहीं ऐड किया? इस यहाँ क्यों नहीं ऐड किया? किया तो है, इंटेंजिबल इसे डेबिट किया। एक मिनट है ना सर यार, पहले आप प्रेशर डाल दें उसे। बेटा पहले इनका प्रेशर ले ले यार, तूने तो पढ़ना नहीं है ना, इन्होंने पढ़ना है। असल में ये पुराने बाबे हैं, क्वालिफाई करके ना अब सिर्फ सीखने दोबारा आए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जी इसलिए कि वो पहले तो अमोर्टाइज हो चुका है और ये तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट बन चुका है। 1 लाख इसकी वैल्यू थी, 4 साल में 25,000 हर साल अमोर्टाइज होके, तो उसकी तो WDV कहाँ जा चुकी है? 0 पे जा चुकी है। अब जो आएगा उसके लिए दोबारा से उसे डेबिट कर देंगे। और दूसरी रीज़न ये है कि वो 4 साल पुरानी बात है और ये 4 साल बाद की बात है। आएगा तो दोबारा लाइसेंस में ही ऐड हुआ है, वो अलहदा बात है कि यहाँ पर इसकी WDV 0 हो चुकी थी, दोबारा से कैपिटलाइज हुआ, फिर दोबारा से अमोर्टाइज होना शुरू हो गया। ठीक है भाई। अब सुने भाई, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाए। अभी कंसिडरेबल कॉस्ट थी, अब क्या लेकर आऊँगा? मिनिमल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट लेकर आऊँगा? मिनिमल कॉस्ट। करें जी क्या भाई? एक और कंपोजिंग एरर ठीक कर लीजिए। पेज नंबर 21 लास्ट एंट्री लिखी हुई है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। 60,000 डिवाइडेड बाय 2 है, वो 4 लिखा हुआ है, उसे 2 कर लीजिए प्लीज। थैंक यू बेटा। सॉल्व कीजिए एग्जांपल 22। ये सारी चीजें पास पेपर के लिए इकट्ठी कर रहा हूं मैं भाई। चलें भाई, एक्सक्यूज मी, एग्जांपल 22 कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन।
कब बाई किया है? 1/1/9 को, 1/1/9 को। Ansari and company purchased a license for 4 years on 1/1/9 at a cost of 1 lakh. इंटेंजिबल एसेट डेबिट हो जाएगा, और नाम है इसका लाइसेंस, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने का ख़रीदा है? 1 लाख का। पहली अमोर्टाइजेशन कब है? 31/12/9 को। इट कैन बी रीन्यूड फॉर फर्दर 2 years बाय पेइंग रुपी। अब 6,000 जो है वो 1 लाख के मुकाबले में मिनिमल है, ठीक है। अब बताएं मैं ओरिजिनल एस्टीमेट में 4 लेकर जाऊं या 6 लेकर जाऊं, और अगर यूजफुल लाइफ होती तो इस 6 को और विच एवर इज शॉर्टर को लेता। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। हाउ मच? ING 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 कितना बना? 1,667, 1,667। फिर 31/12/20 आएगा भाई, 31/12/20 आएगा, 10 आएगा, 31/12/10। दोबारा एंट्री पास करूँगा, क्या? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कितने से? 16,667, 16,667। जी भाई सॉरी, हाँ सही है, नहीं मेरी जान, एंट्री तो यही पास होगी ना, उसके लेजर में जाके जमा होगा ना, ठीक है। और पूछते रहने, हेजिटेट नहीं करना। और भाई प्लीज़ FR2 में आने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने का राइट ख़त्म हो गया, डिस्कार्ड हो गया। जैसे अभी उस बेचारे ने पूछा तो 4 पड़ गए थे उसे। आपकी मेहरबानी, स्टूडेंट ही होता है। टीचर से खड़े होकर गलती हो जाती है तो स्टूडेंट तो बेचारा अभी CA की लाइन में 1-2 साल गुजारे हुए, जिन्हें 25-25 साल हो गए हैं CA में क्वालिफाई किए हुए, वो भी बोर्ड पे गलती कर सकते हैं, क्योंकि गलती इंसान के साथ अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ी हुई है, वहाँ से चल रही है इब्ने आदम में गलती का एलिमेंट। इसलिए प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करके चला करें। 31/12/11 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, क्योंकि एंट्री हमेशा फॉर द ईयर होगी। 16,667, 16,667। 31/12/12 को सेम लिख सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? बहुत शुक्रिया, उमैर कुछ बोला नहीं है। 1/1/13 को वो कह रहा है अज्यूम करो कि मैंने रीन्यू करवा लिया। अगर रीन्यू करवा लिया तो पैसे दे दिए, कंसिडरेबल दिए, मिनिमल दिए तो एक्सपेंस आउट कर दूँ, रीन्यूअल एक्सपेंस डेबिट कर दें। रीन्यूअल एक्सपेंस डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया। कितने से? 6,000 से। आपकी ज़िंदगी में अमोर्टाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 31/12/13 को दोबारा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1,667, 1,667। आपकी इजाज़त से 31/12/14 सेम लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। जी करवाने लगा हूँ भाई, पहले ही लिख के लेकर आया वो। 1/1/13 को तो रीन्यूअल एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ। इसके नीचे 31/12/13 कर लीजिए और 60,000 की जगह 1 लाख, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही कर रहे हैं, 1 लाख आएगा भाई। अगले साल में 31/12/14 कर लीजिए
1 लाख डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिए। ओके हो गया भाई? भाई ओके हो गया? अब सुने भाई, एक्सक्यूज मी, आगे कुछ टर्म्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, आज घर से आपने पढ़ लेनी है। कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, कोई टेक्निकल बात नहीं है, इसलिए मैं 10-15 मिनट अपने बचाना चाह रहा हूँ। पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इनकी डेफिनेशन ऐसी है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन वगैरह हैं। अब गौर से मेरी बात सुनिए, कल एक बात मैंने की थी गुडविल की, ठीक है? अगर इंटरनली जनरेटेड हो यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ से बिजनेस ऊपर जा रहा है और गुडविल बनती जा रही है तो IAS 38 कह रहा है कि इसको तुमने कैपिटलाइज नहीं करना। हाँ, तुमने किसी बिजनेस को अक्वायर किया, अक्वायर करते हुए फेयर वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स प्लस फेयर वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, इन दोनों का टोटल मिलाकर 900 बना और तुमने दिया 1000, तो वो जो 100 एक्स्ट्रा दिया है वो तुम्हारी, और वो परचेज गुडविल है वो, लेकिन उसकी लाइफ इनडेफिनाइट है, इसलिए उसको अमाउंटाइज नहीं करते। बात याद है कि लिख लें, आगे चल के कहीं यूज होगा। वैसे गुडविल की डिटेल कहाँ सिखाऊंगा इंशाल्लाह? कंसोलिडेशन में। कहाँ सिखाऊंगा? अभी लिख लें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में लिख लें डिटेल विल बी इन, बोले कंसोलिडेशन, डिटेल विल बी इन कंसोलिडेशन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ने मुझे बचाया बड़ा है सारी ज़िंदगी। लोगों ने तो बड़ा मजाक उड़ाया कि क्लास में 50 दफ़ा इंशाल्लाह बोलता रहता है, लेकिन यकीन करो इंशाल्लाह और गरीब की दुआ। कोई मुझसे पूछे ना तू अभी तक कैसे सरवाइव किया है इतनी इतनी कंपेन चलने के बावजूद, तो मैं कहूँगा यार माड़े लोगों की दुआओं ने, माड़े लोगों की दुआओं ने। एक दफ़ा तो वो वक्त आया था कि मार्केट में हर जगह बस गो अंसारी गो, गो राइस गो, बस एक ही चीज़ चलती थी। हालात आते हैं, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा तरस आ गया, शायद रमज़ान चल रहा है इसलिए। चलो आओ, अक्वायर्ड गुडविल इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लेस फेयर वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट, कितने एक्स्ट्रा दिए? अच्छा, ये 700, ये 200, ये एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि ये तुमने फेयर वैल्यू पे उठाए हैं। फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। तो आप नफे नुकसान में नहीं हो जाओगे, 700 का मार्केट में बेच दोगे। इस कारोबार को हासिल करने के लिए तुमने 100 एक्स्ट्रा दिया है, तो ये 100 जो एक्स्ट्रा दिया है ये उसकी गुडविल है, ये उसकी गुडविल है, ठीक है? तो इसकी कैलकुलेशन कहाँ डिटेल में करवाऊंगा? कंसोलिडेशन में। यहाँ हल्का सा टच दे दिया ताकि अगर कहीं गुडविल आए तो आप परेशान ना हो। जरा स्माइल करके बैठ जाए, मेहरबानी, शुक्रिया। ऐसे मुंह बनाया हुआ जैसे पता नहीं कोई जुल्म हो रहा है इन पे। आओ भाई, क्या हेडिंग आ गई? इम्पेयरमेंट लॉस। जाओ जी FR1 में वापस चले गए भाई, चले गए। क्या होता है इम्पेयरमेंट लॉस? जब रिकवरेबल अमाउंट कम हो और WDV ज्यादा हो तो हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, और जब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो WDV कम हो तो हम कहते हैं इम्पेयरमेंट नहीं हुआ, इम्पेयरमेंट गेन। तो इसमें लॉस है, लॉस की रिवर्सल है, गेन का कॉन्सेप्ट नहीं है। WDV कैसे आया करेगी? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको कंपेयर करना है। नहीं, माइनस माइनस तो कुछ नहीं है अभी भी, वो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। जागे बेटा, अभी तो रोजे को 2-2.5 घंटे ही गुजरे, हिम्मत करनी है बच्चियों। जी भाई, अब आ जाए रिकवरेबल, क्या 4 घंटे गुजरे? रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाए, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स और वैल्यू इन फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। कॉस्ट टू सेल का मतलब जो सेलिंग कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी अगर आज इसे आप मार्केट में बेच दें। वैल्यू इन यूज क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द नेट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके हो गया? और प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए होता था। जो कैश फ्लो लेने हैं वो बिफोर टैक्स लेने हैं, और जो प्री टैक्स और बिफोर टैक्स एक ही चीज है बेटा, और डिस्काउंट रेट भी प्री टैक्स लेना है।
MFA पढ़ रहे हो? अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ टीचर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखाएंगे, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, वो एक अलहदा कहानी है। आपने IAS 36 का रूल ये याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है? प्री टैक्स, बिफोर टैक्स। और FR1 में इम्पेयरमेंट लॉस का पास पेपर नंबर 4 जब हमने किया था उसमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों डिस्काउंट रेट थे, हमने बिफोर को यूज़ किया था। नॉन कैश आइटम को यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं करना, इंटरेस्ट पेमेंट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करना, पास्ट की कोई कमिटमेंट है आज पे कर रहे हो उसको भी कंसिडर नहीं करना, एसेट में कोई अपग्रेडेशन हो, कोई एनहांसमेंट हो उसको भी कंसिडर नहीं करना। ये सारी बातें हमने की हुई हैं। मैंने आपको यही कहा था FR1 का कोई भी कॉन्सेप्ट आके यूज़ हो सकता है, पूरा क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा, टच वो कहीं से भी ले सकता है। तो फिर FR2 असल में पेपर एक नहीं तीन भाई साहब, 3 अक्रूवल प्री पेमेंट जब आएगा ना तो फिर उसने कहना अपने ओ यार अंसारी तू क्या बच्चों की तरह इंट्रो पढ़ा रहा है। पूरा एक टॉपिक है इस पर जो अक्रूवल प्री पेमेंट से रिलेट करता है और मस्ट क्वेश्चन आता है उसमें से। तो ध्यान में रखें, इंट्रो और FR1 हर वक्त आपके दिमाग में फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। उस पर FR2 को हम ऐड करते जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक क्लियर बेटा? An impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount। ठीक है, इम्पेयरमेंट आ जाए भाई। प्रॉब्लम तो यह है कि इंटेंजिबल एसेट्स में कुछ एसेट्स इंडेफिनाइट लाइफ के होंगे और कुछ फाइनाइट लाइफ के होंगे। जो इंडेफिनाइट लाइफ के होते हैं उनकी अमोर्टाइजेशन तो नहीं होती, उनकी अमोर्टाइजेशन, इसका मतलब जिस वैल्यू पर बुक्स में खड़े होंगे उसी पे खड़े रहेंगे। अब यहाँ ख़तरा ज़्यादा होता है, ये ना हो कि आप उन इनडेफिनाइट लाइफ वाले इम्पेयरमेंट एसेट्स को इग्नोर कर दें और पता चले एक तरफ तो उनकी अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही और दूसरी तरफ वो वैसे ही वैल्यू में डाउन हो गए। तो IAS 38 ने कहा कि भाई इनको एक्स्ट्रा केयर दो। एक्स्ट्रा केयर कैसे दो? हर साल इनका इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाओ, हर साल इनका, नाराज नहीं होना। कोई माशाल्लाह तंदुरुस्त बच्चा हो ना तो बंदा कहता है यार ठीक है इंशाल्लाह चलता रहेगा, और अगर माशाल्लाह कोई 22 किलो 23 किलो का ही बच्चा हो तो इसके अम्मा अब्बा हर महीने से कहाँ लेके जाएंगे? डॉक्टर के पास, और क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ज़रा चेक कर देंगे इम्पेयरमेंट तो नहीं हो गई। क्या नहीं हो गई? इम्पेयरमेंट तो नहीं हो गई। लो भाई, इम्पेयरमेंट टेस्ट विल बी परफॉर्म्ड कंपल्सरीली, मस्ट होगा। कब? हर ईयर एंड पर, इंडिकेशन आए या ना आए। अगर लाइफ फाइनाइट है तो IAS 38 कहता है कि भाई इनको तो पहले ही तुम अमोर्टाइज कर रहे हो तो ज़्यादा फिक्र की बात, एक्स्ट्रा फोकस नहीं करना। अगर इंडिकेशन आए कि इम्पेयरमेंट हो रही है, कोई सिग्नल मिले इंटरनल फैक्टर से या एक्सटर्नल फैक्टर से, तो इन्हें इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार देना। कब गुजारना? व्हेन एनी, याद रहेगा MCQ आ सकता है। वो इंटेंजिबल जो इनडेफिनाइट लाइफ के साथ हैं उनका इम्पेयरमेंट कंपल्सरी है, हर साल टेस्ट से गुजारना है। और जो फाइनाइट लाइफ के साथ हैं इंडिकेशन हो तो करेंगे, इंडिकेशन नया हो तो सिर्फ इनकी अमोर्टाइजेशन करेंगे। अब सुने भाई, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना बेटा, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं इनकी ओपन मार्केट बड़ी तगड़ी होती है, हैवी होती है। बहुत रेयर टेंजिबल एसेट होती हैं जिनकी एक्टिव मार्केट नहीं होती, और वो आमतौर पे कस्टमाइज्ड प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? जो फैक्ट्रियों में जाके ही बनते हैं, वो फैक्ट्री ख़त्म होती है तो वो प्लांट उतर नहीं सकता, फिर वो स्क्रैप ही होता है। बाकी जितने भी है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, फिटिंग है, इनकी आमतौर पे ओपन मार्केट्स। जो इनटेंजिबल है इनकी आमतौर पे ओपन मार्केट नहीं होती, आमतौर पे नहीं होती, और कुछ की एग्जिस्ट भी करती है। अब क्या कह रहा है? इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है? किसी इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट थी, अब उस इंटेंजिबल क्लास की एक्टिव मार्केट ख़त्म हो गई। याद रखना, जब तक एक्टिव मार्केट होती है
कुछ ना कुछ वर्थ इंटेंजिबल एसेट की मौजूद रहती है। जब उसकी एक्टिव मार्केट ही ख़त्म हो जाती है तो आप कहते हैं अब अगर ये गिरा तो फिर ख़त्म है, फिर इसमें कोई जान। तो इसलिए अगर किसी क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट के लिए मशहूर हो जाओ भाई इसकी एक्टिव मार्केट ख़त्म हो रही है, तो फिर आपके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। इसका मतलब आपका एसेट क्या हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है फ्रॉम इनडेफिनाइट लाइफ टू। अब सुने, पहले इब्ने आदम की उम्र कितनी हुआ करती थी? 900 साल, 1000 साल, 700 साल, 2500 साल। अब कितनी है? 60, 70 साल। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स की अब जो लाइफ है या जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, वो इम्पेयर हो चुकी है। वो कह रहे हैं एक सिग्नल ये भी है कि इनडेफिनाइट लाइफ में फॉल करता था और अब उसकी लाइफ फाइनाइट हो गई। इसका मतलब अनलिमिटेड या अननोन से नोन में चला गया। और याद रखने, जो चीज नोन में चली गई वो किसी ना किसी दिन एक्सपायर्ड होगी। इसलिए तो जरा रिलीजन पे लेके जा रहा हूं। अल्लाह पाक की जात इनडेफिनाइट है, इसलिए लामहदूद है। लामहदूद है, नहीं पता कब है और ना कभी शुरू हुई ना कभी खत्म हुई। लेकिन इब्ने आदम को अल्लाह पाक ने किस में रखा? फाइनाइट में रखा। चाहे वो 1000 है, चाहे वो 70 है, एक दिन खत्म हो जानी है। तो ये दो इंडिकेशन है इंपेयरमेंट के, या तो एक्टिव मार्केट से नो मार्केट में चला जाए या इनडेफिनाइट लाइफ से फाइनाइट लाइफ में चला जाए। एमसीक्यू आ सकता है बेटा, मैं बताता रहूंगा आपको कहां से एमसीक्यू आएगा, कहां से कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। एक्टिव मार्केट कभी एग्जिस्ट करेगी और कभी एग्जिस्ट, किसी ने पूछा क्यों नहीं करेगी, तो उसने कहा यार इंटेंजिबल एसेट ना जरा यूनिक किस्म के होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक। और जो टेंजिबल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे बच्चे ने कहा कॉमन होते हैं, और जो कॉमन चीज़ होती है उसके लिए यूनिकनेस नहीं होती भाई, यूनिकनेस नहीं होती। जैसे गोल्ड मेडल लेने वाला बच्चा यूनिक होता है, पास होने वाले बच्चे नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मीन के अपनी क्लास में नॉर्मल होते हैं, वैसे सोसाइटी में वो यूनिक होते हैं। सोसाइटी में यूनिक होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हर कोई नहीं बनता। तकरीबन 55,000 लोगों में आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में नज़र आता है। 55,000 लोगों में, उनमें से आधे जो लोग हैं वो नहीं। पूरा वजन होना चाहिए भाई 50 किलो का, ठीक है। आप कहें 25 किलो के 2 चलेंगे, नहीं भाई ऐसे नहीं चलेंगे। हैं बोले ज़रा प्लीज़ ध्यान रखना। अब सुनो भाई, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करेगी इंटरनेशनल मार्केट में टैक्सी के लाइसेंस और फिशिंग लाइसेंस और प्रोडक्शन कोड। अब पाकिस्तान में तो जिसका मुंह उठता है वो तहमत बांध के दरिया पे बैठ जाता है और क्या करना शुरू कर देता है? फिशिंग करना शुरू कर देता है। बाहर के ममालिक में इसका बाकायदा लाइसेंस होता है और कोई और मछेरा जो है विदाउट लाइसेंस आकर उधर फिशिंग नहीं कर सकता भाई, ठीक है। यहाँ तो जो ज़रा 2-4 बंदे लेके चला जाए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आगे भाई, इनकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। किसकी? ब्रांड्स की, न्यूज़पेपर, मैसेट्स, म्यूज़िक एंड फिल्म, पब्लिशिंग राइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क। ये कस्टमाइज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? कस्टमाइज्ड। लिख लें कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड का मतलब इनकी मार्केट नहीं होती। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपना घर इस तरह का बनाते हैं कि वही रह सकते हैं, उसके अलावा दुनिया में कोई उस घर में नहीं रह सकता। उनका अपना एक अंदाज होता है ज़िंदगी जीने का, ठीक है। तो इसलिए अक्सर लोग जब घर बनाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम क्या बनाएं, हम मार्केट बेस्ड नक्शा लें, कस्टमाइज्ड मैप ना लें। इसलिए अक्सर जब आप कभी घर बना रहे हो तो वो जो मैप मेकिंग वाले होते हैं वो कहते हैं आप बना तो रहे हैं लेकिन ये मार्केट का मैप नहीं है, ये कस्टमाइज्ड हो जाएगा। कल को अगर आप इमिग्रेशन लेकर बाहर जाने लगे, अल्लाह आपको बड़ा घर दे दे तो इसे सेल करने में दिक्कत होगी। मसलन हमारे एक फैमिली है, उन्होंने 2 कनाल का घर लिया, 4 भाई थे, उन्होंने 2 कनाल के अंदर 4 पोर्शन बना लिए। अब जब वो 4 पोर्शन बनाए, अब कभी ज़िंदगी में ये घर बेचना चाहेंगे तो ये बिक नहीं सकता, क्योंकि 2 कनाल के अंदर जब आप 4 पोर्शन सेम बनाएंगे तो कोई सोसाइटी में आएगा वो ये मकान नहीं लेगा। हाँ यार वो भी 4 भाई हों, उनमें भी इत्तफाक हो, उनकी घरवालियाँ भी आपस में ना लड़ती हों, फिर तो शायद ये घर बिक जाए। तो इसका मतलब वो कौन से घर में चले गए? कस्टमाइज्ड में चले गए। इसलिए आपने घर ध्यान से बनाना है। आगे सुने भाई जी, बेचने से यानी कि खरीदार भी और सेलर भी मौजूद है।
एक्टिव मार्केट इसे कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और वो रैशनल भी हैं। एक्टिव मार्केट आपको एमएफए के टीचर सिखाएंगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, आपने पूछ लिया तो भाई एक्टिव मार्केट वो होती है जहाँ पे प्रूडेंट लोग जो है वो ट्रेड कर रहे हो, और प्रूडेंट आदमी मीन अक्लो फहम वाला, यानी कोई पागल उस मार्केट में एंटर नहीं हो सकता। और आज की मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो चुकी है, इसलिए बायर भी प्रूडेंट है और सेलर भी प्रूडेंट है। पाकिस्तान का पीटी भी अभी तक रैशनलाइज नहीं हुआ, वो एफिशिएंट नहीं है। वो खबर देता है जो एक हफ्ते पहले CNN पे आ चुकी होती है। वो कहते हैं जनाब अपना चिंची गया था, खबर लेकर आया है, उसे आने में कितने दिन लग गए? 7 दिन लग गए। आए जी, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। एक दफ़ा इस दफ़ा मेरे साथ यही हुआ था, मैं उम्रे पे गया, लाहौर से फ़्लाइट थी, जब उन्होंने चेक इन ले लिया तो कहते हैं कि पहले ये कराची जाएगा फिर ये मदीना शरीफ जाएगा। सवारी ने पूछा ये क्यों? कहते हैं जी कराची में पेट्रोल है, यहाँ हमें पेट्रोल नहीं मिला। तो वो पहले फ़्लाइट कराची गई, कराची से उन्होंने पेट्रोल लिया, फिर पाकिस्तान की फ़्लाइट PIA जो है ना वो मदीना शरीफ गई। तो इसलिए दुनिया में किसी फ़्लाइट पर बैठ जाना, अल्लाह माफ़ करे। हाँ, मुल्क की खिदमत करनी हो तो बैठ जाना, कलमे पढ़ने हो तो बैठ जाना, खाना अच्छा खाना हो तो बैठ जाना, उसके अलावा ना बैठना। चलो भाई, समराइजेशन ऑफ जनरल एंट्रीज ये मैंने करवा दी है आपको सारी। आओ भाई, अब मैं क्या सिखाने लगा? इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन। पहले सादी करूंगा फिर मसाले वाली करूंगा। करो। ध्यान से करें भाई, काफ़ी काम है आज, ज़रा जल्दी करें। बेटा बात नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए। एक तो वैसे ही थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आप भी नहीं पढ़ाने देते। जी जी, उस पर भी लगेगा, लाजिमत है, उसकी वैल्यू भी डाउन हो सकती है। ठीक है बेटा, ये वर्क इन प्रोग्रेस ही है, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। आप कर रहे हैं या मैं शुरू करूं? अगले 3 चैप्टर नहीं दिए तूने अभी तक, 8 हो गए। नहीं यार, ये ना कर, एक एक बुकलेट देंगे तो ये नहीं तो बड़े खर्चे पड़ जाएंगे। पहला देखा है मैं, पहला ही था ना मॉर्निंग का, मॉर्निंग वन जो था हमारा सोच में 4 चैप्टर, वो बुकलेट में दे देना है, बाकी बुक दे देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं नहीं दूंगा ऐसे को। अब ये कब देगा तू? अगले 3 कब देगा? ये एक ही दूंगा, इतवार को दे दी, कौन सी दूंगा? इतवार को दे दी।
मुझे नहीं पता। नहीं नहीं भैया को पढ़ाना है, पागल हो गया तेरा दिमाग खराब है। जब आप इंटेंजिबल यहाँ पे शुरू करना है ना अगला चैप्टर, उससे एक दिन पहले बुकलेट्स वहाँ पे अवेलेबल। ऐसे ना कर, 2 दिन पहले इतवार की शाम को दे दे। ठीक है, करता हूँ। नाराज तो नहीं होता। लो भाई सुने, अ कंपनी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन डेवलपिंग अ फार्मूला, कह सकता हूँ इंटरनली जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलो, 1/1/18 से 31/12/18 तक कितना किया, 240, और 1/1/19 से 31/12/19 2 लाख। 31/10/18 को इस वाले साल में, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट वाज मेट, इसका मतलब डेवलपमेंट का दूसरा फेज शुरू हुआ। अब यहाँ 240 है, 240 के पहले 10 महीने रिसर्च का एक्सपेंस है और डेवलपमेंट का एक्सपेंस है। क्या कहा? हाँ, रिसर्च का कितना है, डेवलपमेंट का कितना है, वो बाइफरगेट नहीं हो रहा। तो मैंने आपको कहा था जहां ना हूं वहां क्या नाम दे देना, रिसर्च एंड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2,40,000 का कितने % एक्सपेंस में जाएगा? 10/12 कितना बना? 2 लाख। ये तो एक्सपेंस हो गया। अगर ये एक्सपेंस हो गया तो इसकी एंट्री क्या हुई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, और बैंक क्रेडिट कितना है बेटा? 2,40,000 का। बेटा आपस में नहीं प्लीज, नदीम भाई प्लीज। 10/12 कितना बना? 2 लाख। फिर इंटेंजिबल CWIP कितना बनेगा? 2/12। एंट्री बोले, इंटेंजिबल CWIP। WIP कहते हैं सर, आपको नाराज थोड़ी कर सकते हैं हम सर, सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई, हम भी आपको नाराज करें। 2,40,000 का 2/ कितना बना? 40,000। ओके हो गया? अब सुने भाई, रिकवरेबल अमाउंट 31/12/18 की दी हुई है 1,80,000, और मेरी बुक्स में एसेट स्टैंड कर रहा है नहीं भाई 40,000। 2,40,000 नहीं भाई, ये तो एसेट है ही नहीं। एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? बच्चा रट्टा क्या लगाता है, वो इंपेयरमेंट लॉस लाना है, जरूर WDV को ऊपर रखना है, अदरवाइज इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। और वो इसलिए बोल पड़ा 240। 240 नहीं है, एसेट कितना है? 40 है, और उसकी रिकवरेबल अमाउंट। अब प्रूडेंस कहता है कि इंपेयरमेंट गेन रिकॉर्ड नहीं करना, लॉस होता तो रिकॉर्ड कर लेते। अब मुझे बताएं 31/12/18 को इससे रिलेटेड कोई एंट्री पास करो ना करो? अच्छा, इस इंटेंजिबल को जो WIP है इसको इंटेंजिबल नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो? नहीं, क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही है। उसने कहा है वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया। उसने कहा है कि कमर्शियली मैंने फार्मूला यूज करना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो कहाँ पड़ा हुआ अभी? WIP में। आगे चलते हैं। 1/1/19 से 31/12/19 तक 2 लाख इनकर किया। अब बताओ इसमें से एक्सपेंस कितना है? नहीं है, सारे का सारा कैपिटलाइज्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया पिछले साल मीट हो गया। अब जो कुछ इस पे लगेगा वो कहां जाएगा? इंटेंजिबल एसेट WIP डेबिट, और बैंक कितने से? 2 लाख से। अब मुझे बताएं जब 31/12/19 आएगा आपका एसेट कहां खड़ा हुआ है बुक्स में? 240 पे खड़ा हुआ है। दिस प्लस दिस दोनों 240 पे खड़े हुए हैं। 240 पे खड़े होकर 31/12/19 को पता चला कि रिकवरेबल अमाउंट 2,20,000 है। अब क्या करें? इंपेयरमेंट होगी। 240 वर्सेस 220 कितने की होगी? 20,000 की एंट्री बोले। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अकुमुलेटेड
इम्पेयरमेंट, लॉस, क्रेडिट, और अगर आपने करना हो इंटेंजिबल CWIP को भी क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पहले लिख दें 40,000 प्लस 2 लाख, कितना बना 2,40,000 वर्सेस कितने से करूं, 2,20,000 से। लो भाई कितने बना 20,000। कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब मैं इसमें बारीकी लाने लगा, बारीकी मीन थोड़ा सा डेप्थ में जाने लगा। उतना ही जाऊंगा जितना FR1 में थे, क्योंकि इम्पेयरमेंट FR2 का टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो वही है FR1। वहाँ जितना स्टैंडर्ड हमारे लिए कैफ में अवेलेबल है उतना हम कर चुके हैं, इसलिए मज़ीद बात नहीं आएगी। तो एक तरीके से समझ लें FR1 रिवाइज हो रहा है, या इंटेंजिबल के लिए इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट हम गो थ्रू कर रहे हैं। स्पीड तेज़ हो तो बताइएगा। चलें भाई सॉल्व कर दे मुझे। कितनी देर लोगे? 5 मिनट ले लो, 5 मिनट से ज़्यादा ना लेना। पेज नंबर 25 पे ज़रा ठीक कर लीजिए, ऊपर सॉल्यूशन में 31, 12, 18 लिखा हुआ, 31, 12, 19 कर दीजिएगा। 31, 12, 19 एग्जाम्पल 24 से ऊपर 31, 12, 19 पेज नंबर 25। इम्पेयरमेंट की एंट्री खुद ही लिख लीजिएगा, इम्पेयरमेंट की एंट्रीज लिख लीजिएगा। बोर्ड पे मैंने लिख दी हैं दोनों एंट्रीज। अहमद ये एंट्री लिख दो उधर, अभी लिख दो। ध्यान से देखिएगा क्या दिया मैंने आपको C5 वालों को तोहफा। थोड़ा सा जल्दी काम करें प्लीज़।
शुरू करूं भाई, शुरू करूं? फिर ज़रा जल्दी कर लेना। नो सर हम भी नहीं करेंगे, तुम्हें भी नहीं खेलने देंगे। जल्दी से करें, मैं 2 मिनट हैं और आपके पास। कौन सी वाली? आज करवा दो, इसके आगे रखते बस। जी भाई शुरू करूं? आए भाई, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करना है, कैरिंग वैल्यू चाहिए, फिर रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर अंसारी हैज़ अ फार्मूला टू गिव CFAP टिप्स टू हिज ओल्ड स्टूडेंट्स। दिस वाज कैपिटलाइज इन द पास्ट ऑन एक कैपिटलाइज का मतलब मैंने इसे इंटेंजिबल एसेट बना लिया, ठीक है। नो हाउ या नॉलेज या फार्मूला ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट। ऑन 1/1/18 कितने साल गुजर गए? 1/1/18 पे 2 साल। दिस फार्मूला इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख एंड अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑन दैट डेट इज 40,000। तो फिर 2 साल में अमोर्टाइजेशन कितनी हुई है? 40,000। क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो 1 साल में कितनी हुई? 20,000। तो ये फिगर कब की है? 1/1/18 की, ठीक है। दिस फार्मूला वाज कैपिटलाइज ऑन 1/1/16। On 31/12/18 Mr. Ansari decided to put this intangible asset for impairment test. impairment test कब लगाना है? 31/12/18 को। मेरे पास अभी जो कैरिंग वैल्यू या WDV है वो कब की है? 1/1/18 की। इसका मतलब मज़ीद 1 साल अमोटाइज करना पड़ेगा, और 1 साल की अमोटाइजेशन कितनी है? 20,000। तो अगर मैं कैरिंग वैल्यू लेना चाहूँ तो मैं कहूँगा 2 लाख माइनस 60,000 माइनस, और 60,000 कैसे आया? 40,000। ये डिवाइडेड बाय 2 था, डिवाइडेड बाय 2 था। ये क्लियर है? ये डिवाइडेड बाय 2 था। अब मैंने इसे 40,000 को उठा दिया और इसमें जमा क्या कर दिया? 20,000। क्योंकि 40,000 2 साल की अमोर्टाइजेशन है, तो 1 साल की कितनी बनी? 20,000। ये 60 हो गई, माइनस कर दें 1 लाख। अब ये 1,40,000 क्या है? कैरिंग वैल्यू। इम्पेयरमेंट लॉस होने के लिए ज़रूरी है कि रिकवरेबल अमाउंट 31/12/18 को इससे कम हो। एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट फॉर द अपकमिंग 3 ईयर्स वाज एज जी एज 80,000, 75 और 70। 31/12/18 को खड़े होकर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहा हूँ। तो 31/12/18 याद करें FR1 में क्या कहलाता था? मेजरमेंट डेट। क्या? मेजरमेंट डेट, और उसे T0 कहते हैं। पहला कैश इनफ्लो T1 में आएगा, कितना? T2 में, T3 में 70,000। इन कैश इनफ्लो को लेने के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने हैं? आउटफ्लो 10,000, 15,000, 20,000। ओके हो गया? नेट कर दें जी। 70, 60, 50,000। ये प्री टैक्स है, तो फिर डिस्काउंट फैक्टर भी प्री टैक्स लगाना है, वो 10 है पहले साल का। 908275 मल्टीप्लाई करें 6363। नेक्स्ट नेक्स्ट 3756 जमा कर दें 15078। अब मुझे रिकवरेबल अमाउंट चाहिए, वो तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़ है। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में से मिलेगी। अ कंपनी हैज़ कॉन्टेक्टेड मिस्टर अंसारी शोइंग इट्स इंटरेस्ट इन फार्मूला बाइंग एट अ प्राइस ऑफ 1,10,000। तो फार्मूला तो मेरे पास है, तो मैंने बाई नहीं करना, वो पार्टी अपना इंटरेस्ट शो कर रही है बाइंग में। इसका मतलब ये मेरी सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू बन गई कितनी है? 1,10,000।
मिस्टर अंसारी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी? 5,000। तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी समझेंगे? 1,05,000। उनकी वैल्यू इन यूज़ कितनी आई है? 15078, विच एवर इज हायर। हायर कितनी है? 150,780 कर दें। ओ बस यार। इम्पेयरमेंट लॉस कितनी हुई? नहीं हुआ, नॉट एप्लीकेबल। तो ज़बरदस्ती इम्पेयरमेंट लाने की कोशिश, आप कहें यार इससे नहीं आ रहा, चल 1 लाख 5 लाख लिख के ना मैं इससे ले आता हूँ, अब बड़े हो गए हो। इसलिए उसने कहा है कैलकुलेट एंड जर्नलाइज इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, हो तो रिकॉर्ड कर दो, अब नहीं है तो क्या लिखूं? एंट्री। एंट्री लिख के 0 लिख दो? नहीं, क्या कहेंगे? एज देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस सो नो एंट्री विल बी जर्नलाइज, विल बी पास्ड। ओके, कोई कंफ्यूजन? पक्का? लिखें जी। ये कौन सी एग्जाम्पल? 24A। बाबा जी लिखें एग्जाम्पल 24A। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि आप वीडियो वॉच नहीं कर रहे, आप बैठकर क्लास ले रहे हैं। कभी आप कहें हमसे तो मुखातिब होते नहीं, भाई मैं किसी से भी मुखातिब नहीं हूँ। जैसे ये बैठे हुए ऐसे ही अपने घर में आप बैठे हुए। इस तरीके से क्लास लेंगे तो ऑनलाइन का फ़ायदा है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑनलाइन वाला बच्चा ज़्यादा मेहनत करके कामयाब हो सकता है, क्योंकि उसका ट्रैवलिंग टाइम वगैरह सब बच जाता है। वो घर की लाइफ गुजार रहा होता है, माशाल्लाह माँ बाप को अल्लाह पाक सलामत रखे। वो सारी चीज़ें जो होम सिकनेस की हैं वो आप फेस नहीं कर रहे। लेकिन जुल्म क्या होता है, ऑनलाइन वाला 2 महीने के बाद कहता है सर मैं शुरू करने लगा हूँ, बताएं कैसे शुरू करूँ। तो भाई ये मैं फिर तमाशा थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे बच्चों प्लीज़ प्लीज़, रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो बचेंगे, रोज़ का काम रोज़, और फिर रोज़ रूह अफ़ज़ा। ठीक है, चलो लिखो जी 24 है। बाबा जी आप भी लिखिएगा जी। आ जाओ भाईजान, मैं भी किसी मस्जिद पहुंचूंगा, आप भी पहुंचो। वो रोज़ेदार करके रख देते हैं कुछ, अक्सर नमाज़ पढ़ने जाओ तो खुशबू आ रही होती है। मेरे जैसा तो 2 दफ़ा है। असर में नहीं, असर में आप जैसे पढ़ते हैं भाई, असर में हम मुसलमान नहीं खोलते। ठीक है, अब बाकी डिसाइड कर लें। अब सुनो 24A। Assume that all data is same. Assume that all data is same as in previous example, except net cash inflow will be rupee 45,000 each year for next, जी भाई, for next 3 years। पहले तो ये बताएं व्हाट डू यू मीन बाय नेट कैश फ्लो? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। यहां ये देखें नेट कैश फ्लो तीनों डिफरेंट आ रहे थे, मैंने तीनों को क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो कह सकता हूं नॉर्मल कैश फ्लो से मैं एनवीटी पे चला गया। याद करें क्यूएम, एनवीटी क्या होता है? कांस्टेंट कैश फ्लो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी 1 साल से ज्यादा अगर किसी टाइम के लिए कैश फ्लो कांस्टेंट हो जाए तो क्यूएम के टीचर ने कहा था वो एनवीटी होती है। एनवीटी एडवांस में भी होती है, नॉर्मल भी होती है, डेफर्ड भी होती है। क्या कहा? अगर T1 से एनवीटी शुरू हो उसको नॉर्मल एनवीटी कहते हैं, T0 से शुरू हो उसको एडवांस एनवीटी कहते हैं, इमीडिएट एनवीटी कहते हैं, T1 के बाद शुरू हो उसे डेफर्ड एनवीटी कहते हैं। तीनों सिखाऊंगा क्योंकि आगे जाके लीज में इसने यूज़ होना है। जो काम आगे होगा मैं यहीं पे उसका टाइम लगा लिया करूंगा ताकि बार बार एक ही कॉन्सेप्ट पे हम टाइम ना लगाएं। ठीक है, लर्निंग कब आ जाएगा? अगर हम एक ही दफ़ा उस सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। अब हमने इसे सॉल्व करना है और मैं ये नहीं करूँगा 50-50-50 और बाद में डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये क्वेश्चन एनवीटी के तरीके से सॉल्व करवाऊँगा। किसके तरीके से? एनवीटी के तरीके से। फॉर्मेट ज़रा दोबारा बना लें, ये वाला और ये वाला।
ये दो फॉर्मेट दोबारा बना लें, ये ना बनाइएगा, इसे मैं रब करने लगा हूं, इसे यूज नहीं करूंगा। बातें नहीं बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। फॉर्मेट बना लें जल्दी से, 1 मिनट लगाएं प्लीज। नहीं, उसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? जो बेनिफिट फ्यूचर में मिलने हैं, आज उनकी वर्थ क्या है। इसलिए क्यूएम में प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन टीचर ने बताई थी, वर्थ ऑफ अ फ्यूचर सम इन टूडेज टर्म्स इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। क्यूएम में क्या बताया था टीचर ने? वर्थ ऑफ अ फ्यूचर सम इन टूडेज टर्म इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू, जिसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। और ये क्यूएम के जो फाइनेंस वाला पोर्शन है उसमें टीचर ने ये सारी चीज़ें हमें करवाई हुई हैं। ठीक भाई, मैं यहाँ इंशाल्लाह उसकी रिवीजन करवा लेता हूँ, परेशान ना हो। अब सुने भाई, वैल्यू इन यूज होती क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट यूज। वैल्यू इन यूज क्या होती है? अब बताएं, मैं एसेट को 24A में कितने साल इस्तेमाल करने लगा? 3 साल तक। हर साल उससे नेट बेनिफिट कैश की शक्ल में कितना आएगा जी? तो कह सकता हूं ये फ्यूचर कैश फ्लो है। ये क्या है? फ्यूचर कैश फ्लो। अगर ये एक कैश फ्लो होता तो डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता। किससे करता? और डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? रेज़ टू द पावर। मैं शॉर्टकट लगाना चाह रहा हूं, इसलिए फ्यूचर कैश फ्लो मैंने किस शक्ल में ले लिया? एनवीटी की शक्ल में। किस शक्ल में? अब एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनवीटी फैक्टर से। किससे? एनवीटी फैक्टर से। एनवीटी फैक्टर क्या होता है? ये सिंपली डिस्काउंट फैक्टर्स का सम होता है। कोई पूछे एनवीटी फैक्टर एक जुमले में डिफाइन करो तो ये क्या है? डिस्काउंट फैक्टर्स का सम। अभी वेरीफाई भी करवाऊंगा। अब मुझे बताएं, हर साल आपको कितना मिल रहा है जी? 45,000, 45,000। मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एनवीटी फैक्टर के साथ। याद करें, इंट्रो नहीं, क्यूएम 1 - 1 + r रेज़ टू द पावर -n ओवर r। हो सकता है टीचर ने आई लिखवाया हो, आई फॉर इंटरेस्ट और r भी स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। अब 45,000 तो एज इट इज आ गया। अभी बताता हूँ n क्या होता है। 1 - 1 + बनाएं जी, डिस्काउंट रेट कितना है? तो क्या लूँगा? 0.10। कितने अरसे के लिए 45,000 मिलेगा? तो n कितना हुआ? -3 डिवाइडेड बाय 0.1। बोलें जी, सिर्फ एनवीटी फैक्टर बोलिएगा, सिर्फ एनवीटी फैक्टर। $2.487। आंसर दीजिए। 11190। यहाँ रुक जाएं ज़रा, अपने रजिस्टर पर वापस जाएं। एग्जाम्पल 24 के लिए चले गए। 3 डिस्काउंट फैक्टर मैंने लिखे थे, 0.909, 0.826, 0.751। ईमानदारी से कैलकुलेटर से तीनों जमा कीजिए। ईमानदारी से कैलकुलेटर तीनों जमा कीजिए।
आ गया, वो राउंडिंग ऑफ का फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब एन्युटी फैक्टर क्या है? डिस्काउंट फैक्टर्स का सम है, डिस्काउंट फैक्टर्स का सम है। ये 45,000 कब मिलेगा? T1 में, T2 में, T3 में। तो ये कौन सी एन्युटी है? ये नॉर्मल है। जो T1 से मिले वो नॉर्मल, जो T0 से मिले एडवांस, जो T1 के बाद शुरू हो डेफर्ड। वो सिखाऊंगा लीज के केस में। तो याद रखें, अगर पुराना वाला फॉर्मेट बनाऊं वो सिर्फ जब एप्लीकेबल है जब कैश फ्लो हर साल डिफरेंट आ रहे हैं। अगर वो कह दें कि तीनों साल पांचों साल सेम आ रहे हैं तो इतना लंबा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम इस तरीके से चलेंगे। यहाँ तक कोई पॉइंट है तो पूछ लें। चलूँ आगे। ये क्या बना? वैल्यू इन यूज़, यहाँ लिख दीजिए 111,908। दोनों में से क्या लेना है? हायर कितना है? हायर 111,908। इम्पेयरमेंट हुई कितनी हुई? 28,092। ये इम्पेयरमेंट लॉस है। अब इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बता दीजिए। अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit कितना? 28,092, 28,092। ओके है? कोई कन्फ्यूजन? पक्का? हेडिंग बनाएं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। नोट कर लें, नोट कर लें, मुझे नोट करने से कोई एतराज़ नहीं है। मैंने इसलिए घंटे ही 2 रखे थे भाई। ना आपको ये होगा एक्स्ट्रा कोई क्लास लेगा, ना मुझे ये होगा मेरा काम कुछ रह जाएगा। करें कॉपी। कौन सा? वो ये भी चल लेता है ना, माजब MC को, इससे आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या हेडिंग बनाई थी? चलें इसे काट दें। पापा जी कह रहे हैं कि इसे ना शुरू करें, आपकी मेहरबानी पहले डिस्पोजल करवा दीजिए, वो 10 मिनट में हो जाएगा। पापा जी की बात माननी चाहिए, पहुंची भी हंसती हैं। जितनी कमी थी वो खालू जान के वो कहते हैं ना साए शफकत में आके पूरी हो गई। दस्ते शफकत जी। हेडिंग बनाएं, ये काट दें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। हेडिंग बनाएं डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। क्या हेडिंग बनाई है? डिस्पोजल ऑफ। इसे डी रिकॉग्निशन भी कहते हैं। याद होगा आपको, एसेट को बुक्स में लेकर आना मतलब रिकॉग्नाइज करना, और बुक से निकाल देना मतलब डी रिकॉग्नाइज करना। और किसी एसेट को बुक से 2 वजह से निकालते हैं, या तो उससे आने वाले बेनिफिट्स स्टॉप हो जाए, या फिर वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। या उससे आने वाले बेनिफिट्स स्टॉप हो जाएं, या फिर उसे डिस्पोज ऑफ कर दें। आने वाले बेनिफिट्स स्टॉप हो जाएं तो इसका मतलब उसने अपनी यूज़फुल लाइफ पूरी कर ली। और अगर वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो लाजमी बात है सामने वाला भी रैशनल है। वो जब भी आपसे एसेट ले रहा होगा जब उसके पास इसके लिए कुछ पोटेंशियल या बेनिफिट मौजूद होगा, अदरवाइज कोई भी आपके एसेट को बाय नहीं करेगा। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल्स। द डिस्पोजल ऑफ एन intangible asset may occur in a variety of ways: by sale, by entering into a finance lease। IFRS 16 में सिखाऊंगा, लिख लें बुक में। IFRS 16 हैवी टॉपिक है, मस्ट क्वेश्चन आता है लीज से। और बाय डोनेशन, और बाय डोनेशन। आगे, the date of disposal of an intangible asset is the date that the recipient obtains control in accordance with the IFRS 15। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है। इसका नाम है रेवेन्यू, हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। बाकायदा पूरा स्टैंडर्ड है और हमेशा 12 से 15 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। फाइनेंस लीज कहाँ सिखाऊंगा? IFRS 16।
और हाउ टू टेक द कंट्रोल ऑफ द गुड्स और एसेट, ये कहाँ सिखाऊंगा? IFRS 15 में। एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड de-recognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal। इसे अभी छोड़ देंगे, अगर पार्ट एक्सचेंज हो तो क्या करना है? ये भी इंक्रीज इन रेवेन्यू है, डिक्रीज इन कॉस्ट। क्या यहाँ पे जो इकोनॉमिक बेनिफिट वही है, इंक्रीज इन रेवेन्यू और डिक्रीज इन कॉस्ट। ये जी, ना रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा होगा और ना कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा होगा। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल था बेनिफिट का वो क्या हो गया? एक्सपायर्ड हो गया। कम नहीं हो गया, एक्सपायर्ड हो गया। नो लिखा हुआ है, लो नहीं लिखा हुआ, इसलिए अब हम इसे अपनी बुक से क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। अब हो सकता है कोई इसकी स्क्रैप वैल्यू मिले, हो सकता है इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू ना मिले। एक्टिव मार्केट ना हुई तो अभी बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कैसे मिलती है, अभी सिखाऊंगा। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, सेल हो सकता है, फाइनेंस लीज हो सकती है, और डोनेशन में आपको कोई गेन नहीं आएगा, कोई लॉस नहीं आएगा। जो आपकी बुक्स में वर्थ होगी उसी पे उठाकर आप किसी को दे देंगे, ना गेन ना लॉस। फाइनेंस लीज अभी छोड़ दें, और सेल ऑफ एसेट हम ऑलरेडी FR1 में कर चुके हैं। फ़र्क ये है कि वहाँ टेंजिबल एसेट का नाम आया करता था, यहाँ इनटेंजिबल का आएगा। डी रिकॉग्निशन ऑन डिस्पोजल होगी व्हेन नो बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूज और डिस्पोजल। आगे याद है इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट, ये BD है, ये नया खरीदा, ये जाने वाला, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस कर चुके हैं भाई। रिप्लेसमेंट पार्ट, रिप्लेसमेंट पार्ट का मतलब जो आया है, रिप्लेस्ड पार्ट जो चला गया है। MCQ में कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम कि रिप्लेसमेंट पार्ट कौन सा है और रिप्लेस पार्ट कौन सा है। रिप्लेसमेंट पार्ट का मतलब कमिंग अप, रिसीविंग अप, और रिप्लेस पार्ट का मतलब गिविंग अप, जो जा रहा है। अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बिल्कुल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह है। ये BD है, ये ड्यूरिंग द ईयर है, ये जाने वाले की अमोर्टाइजेशन है, कब से कब तक? बाइंग से डिस्पोजल तक, ये CD है। फिर डिस्पोजल अकाउंट बनाया करते थे, डिस्पोजल डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट। अगर कैश जा रहा है, कोई डिस्पोजल कॉस्ट है, डिस्पोजल डेबिट, कैश क्रेडिट, गेन है तो डिस्पोजल डेबिट, गेन क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। अगर कैश आ रहा है, कैश डेबिट, डिस्पोजल। बच्चा कंफ्यूज होगा, कैश आ भी रहा है और जा भी रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? भाई ये बेचने से जो आ रहे हैं वो है, और ये बेचने में जो लग रहा है वो है। दूसरा तरीका भी है, इन दोनों को नेट कर दें, कोई इशू नहीं है। ये हमेशा ज़्यादा होगा, ये हमेशा कम होगा। लॉस आया तो इस साइड पे, गेन आया तो इस साइड पे। ये वही 3 अकाउंट हैं जो FR1 की क्लासेस के पहले वीक में हम करते हैं। फ़र्क क्या आया? टेंजिबल की जगह इनटेंजिबल। नहीं ओ भाई सर, आप तो ज़रा खामोश हो भाई, ज़रा 1 मिनट ना यार, प्लीज़ तंग ना कया करें यार। तंग नहीं भाई, तंग नहीं करना भाई, मुल्तानी यार ना ना मेरी जान। तुझे मैंने सोन हलवा मैं करवाऊंगा, तुझे सोन हलवा बना देना मैंने, मुल्तानी सोन हलवा। डोनेशन में लॉस कैसे नहीं होता? क्योंकि आप किसी को बेच नहीं रहे होते हैं। आपके घर का एक AC ख़राब है, आपकी मेट ने कहा भाऊजी ये मुझे दे दें, आप नया ले रहे हैं, आपने कहा चलो ले जाओ, आपने उसे दे दिया। क्या किया? ऐसे ही जैसे ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग में भी कोई लॉस नहीं होता और डोनेशन में भी कोई लॉस नहीं होता। जो एसेट आपका गया वो क्रेडिट हो जाएगा और डोनेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, तो डिस्पोजल पे कोई गेन लॉस नहीं आया। ठीक है, वो जो आपने डोनेशन दी है वो आपका एक्सपेंस है, और डोनेशन हमेशा एक एक्सपेंस होता है। देखो यार, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, आपने 2 घंटे से पहले मुझे तंग नहीं करना। अभी टाइम है मेरा, खामोश, बोलते रहो, मारे जाओ बोंगिया, मारे जाओ, खामोश खामोश। ओ सर जी 1 मिनट ना, ओ सर जी 1 मिनट, आप सुनो भाई 1 मिनट। ये है मेथड, या तो स्ट्रेट लाइन यूज होगा, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज होगा, या यूनिट्स ऑफ। अगर कोई फार्मूला है, कोई रेसिपी है तो यूनिट्स पे चला जाएगा, अदरवाइज दोनों टाइम बेस्ड है। ठीक,
अब सुनिएगा, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ शैल बी अज्यूम टू बी, एमसीक्यू आ सकता है, लाइफ कौन सी है, फाइनाइट, क्योंकि इनडेफिनाइट लाइफ में तो रेजिडुअल वैल्यू होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, जब लाइफ ही डिटरमिनेंट नहीं हुई तो रेजिडुअल वैल्यू ने तो मिलना ही एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ है, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आउट ऑफ डिस्कशन हो गया। फाइनाइट लाइफ है तो क्या अज्यूम करेंगे, जीरो अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, जीरो। जीरो नहीं अज्यूम करनी तो कुछ कंडीशन होगी, क्या, देयर इज अ कमिटमेंट बाय अ थर्ड पार्टी टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स, थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट कर लिया कि मैं इतने में तुमसे ये एसेट ले लूंगा। अब अगर कमिटमेंट आ गई है तो मैंने पहले कहा था अकाउंटिंग पढ़ते हुए आप पाकिस्तान में नहीं है, तो कमिटमेंट आ गई तो इसका मतलब ये पैसे आपको मिल जाएंगे, रीजनेबल एश्योरेंस है। देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर द एसेट, अगर एसेट की एक्टिव मार्केट है फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इस जैसा कोई पुराना एसेट जो इतनी लाइफ अपनी गुजार चुका है उसे एक्टिव मार्केट में ले जाए, जो उसकी वैल्यू लगेगी वो इस नए इंटेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू होगी। इंट्रो में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वर्ड सिर्फ टेंजिबल से क्या बन गया, एंड, एक्टिव मार्केट के लिए साथ क्या है, एंड। रेजिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय रेफरेंस टू, वो मार्केट आपको रेजिडुअल वैल्यू डिटरमिन करके दे, एंड इट इज प्रोबेबल दैट सच अ मार्केट विल एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ एसेट्स। ये नहीं आज आप गए आपने वैल्यू लगवा ली और वो मार्केट कह रही है भाईजान वैल्यू तो लगा दिया, जब तुम वो नया वाला इंटेंजिबल लेकर आओगे तो हमें ना पाओगे, तो आप कहोगे भाईजान फिर ये जो आपका ही रेजिडुअल वैल्यू है इसे आप अपनी जेब में रखें, क्योंकि मैंने इसको जो दिखाया है ये थोड़ी बेचना है, मैंने तो ड्यू डेट पर आकर नया इंटेंजिबल बेचना है। तो रूल क्या बना, रेजिडुअल वैल्यू इंटेंजिबल एसेट की जीरो होगी। आपने जीरो नहीं रखनी तो किसी थर्ड पार्टी को लाओ, वो आपसे कमिटमेंट करे, या फिर उस एसेट की एक्टिव मार्केट हो और वैल्यू वो एक्टिव मार्केट लगाए, और उस एक्टिव मार्केट की ये करेक्टरिस्टिक हो कि जब इस नए इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ एक्सपायर्ड होगी तो एक्टिव मार्केट स्टैंड कर रही होगी। भाई बैग ना उठा यार, मैं डीमोटिवेट होता हूं, मेहरबानी यार, क्योंकि आपकी बस पे चलूंगा तो कोर्स पता नहीं कैसे ख़त्म होगा, इसलिए मेरी सुननी है आपने। अगली क्लास कितने बजे है? नहीं 9 बजे, पूरे 9 बजे है, जाओ भाग जाओ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।